हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का देखते हैं, हिस्ट्री का प्रीवियस देखते हैं 40वें बीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है। आइए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? आपको आंसर नीचे फिलहाल इस पहला क्वेश्चन का दिख ही रहा है, लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो आंसर है कि ये हड़प्पा के में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन मुख्यतः लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का चमकदार लेप किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, सी है पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी है सोम और इस पेपर नवाकृत देवता। तो ये ऑप्शन डी है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मजबूत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इतने ही रखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो आपको आंसर तो यहाँ दिख ही रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ ही लाते हैं कि अच्छा लगे। ठीक है ना। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व को षडभाग की भी संज्ञा दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं। ब्रावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो ये ऑप्शन एक हो जाएगा, आजीविकों ने। आजीविक संप्रदाय के लोग ब्रावर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में करते थे। यह अशोक और अशोक के पुत्र का क्या नाम था? दशरथ शायद नाम था। ठीक है ना। ये दोनों ने यहाँ गुफा बनाने का काम किया था। ठीक है। तो ब्रावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। आजीविक संप्रदाय के लोग ब्रावर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? ठीक है, ग्रंथ प्रथम ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपवर्ग। ये शायद 14 पूर्व ही है ना। हाँ, ऑप्शन सी 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल को एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो ये जो है आपका आंसर है गुप्त काल का, नगरों का क्रमिक पतन। ये भी पूछा जाता रहता। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में त्याग दिया गया था। वहां के आवासान में पर्याप्त विघटन हुआ। ये नगर थे पटना, मथुरा, कुम्हरहार, सोनपुर, सोहगौरा आदि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 625 ईस्वी में, 637 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों ये आपका 39वां है। तो उस वक्त 5वां ऑप्शन नहीं था, बट अभी के अनुसार मैंने इसे टाइप किया है। तो व्याख्या है कि चीनी यात्री इति सिंह। ठीक है ना। ये आपका डेट फिलहाल इसमें नहीं लिख पाए हैं अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, 671 से 72, 671 से 672 ईस्वी के आसपास जो है इति सिंह चीनी यात्री जो है भारत में आया था। 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ ये भारत में आया था, बौद्ध धर्म के अवशेषों को बिहार में देखने के लिए। 671 से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए इसको मिलाते हैं।
सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में 11 नहीं, सॉरी लिखने में गलती हो गया। अंकित नामों से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए इधर नागानंद, हर्षचरित, तुगलकनामा, तोहफत उल मोबदीन, नीलदर्पण। इधर 6 है वानवट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, राजा राम मोहन राय। और ये अस्ते मलिक इसामी है, अस्ते मलिक इसामी, न कि अर्दे है। तो अस्ते मलिक इसामी और दीनबंधु मित्र। तो ये मिलेगा तो किस में जाएगा दोस्तों? तो ये आपका आंसर दिया जा रहा है डी नंबर का। तो इस अनुसार से क्या होगा? नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित को लिखा था वानभट्ट ने, और तुगलकनामा अमीर खुसरो, और तोहफत उल मोबदीन को जहाँ तक ये दिख रहा है तो ये राजा राम मोहन राय, और नील दर्पण को दीनबंधु मित्रा। तो इस प्रकार का मिलाने का क्वेश्चन भी एक आता है, और ये सब जब तक डीपली नॉलेज नहीं होगा ना तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो है यहाँ पे नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित वानभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तोहफत उल मोहम्मदीन, राजा राम मोहन राय तथा नील दर्पण। ठीक है, ये सब सही टाइपिंग में नहीं है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। गोवा को छीना था। तो हरिहर फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, हरिहर उका द्वितीय, देवराय द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय, ठीक है, की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज से बेलगांव एवं गोवा को छीनना था। तो एक प्रकार से आंसर क्या है? हरिहर द्वितीय। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ठीक है, तो हरिहर याद रहना चाहिए, उसमें भी फर्स्ट और सेकेंड, तो हरिहर द्वितीय याद रहना होगा। ठीक है, हाँ, हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी तक था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस स्ट्रॉ, एडवर्ड टेरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए, हॉकिंस को किया होगा। ठीक है ना? हाँ, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड से भारत राजदूत के रूप में आया, उसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीटेटिव होते रहता है, रिपीटेशन इसका होते रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस सेट में आपका 32 क्वेश्चन था दोस्तों, 32 क्वेश्चन देखेंगे, नहीं सॉरी 34 क्वेश्चन है 40वीं में हिस्ट्री से। आइए देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन था कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खम्स, उस्र, मुक्तई। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो ये आपका है खराज, उस्र और मुक्तई। खम्स सिर्फ नहीं है। तो इस अनुसार से ऑप्शन डी है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो उपज का 1/3 से 1/2 भाग वसूला जाता था। ठीक है, फिर है खम्स, ये लूट का धन होता था, जिसका 1/5 भाग राजकोष में तो 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। मुक्तई जो होता था वो होता था सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन डी है। उस्र भूमि से तो लग रहा है ये अनुपजाऊ भूमि होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, और डी है टी.आर. होम्स। तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। तो सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के संघर्ष की संज्ञा दी थी।
निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने, केवल एक एवं दो, केवल दो एवं चार। तो ये आपका जो आंसर है 14 नंबर का, तो ये सी है, केवल दो जो है 1800 में भाग नहीं लिया था। कृषक वर्ग जो है भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह के साथ। पूरा देश नहीं, साहूकार, शिक्षित वर्ग, भारतीय शासक सिर्फ इस विद्रोह से अलग रहे, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की सक्रिय मदद भी। रुक जाइए, ये तो हमको लगता है उल्टा देख रहे हैं। सी में क्या है? केवल दो। कर रहा है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ओ, केवल दो है ना, तो साहूकार, खेतिहर मजदूर, कृषक, ये जमींदार, ये सब भाग लिया था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है? 1857 के विद्रोह के साथ पूरा देश नहीं, पूरा देश नहीं था। अच्छा, था छूटा हुआ है, इसीलिए सेंटेंस सही नहीं। साहूकार, शिक्षित वर्ग और भारतीय शासक सिर्फ इस विद्रोह से अलग रहे, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की सक्रिय मदद की। तो ये सब भाग भी नहीं लिए थे और साथ ही साथ मदद भी की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? तो ये आंसर होगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों, तो सबसे पहले रोहिणी में, तब पटना में, तब मुजफ्फरपुर में, तब जगदीशपुर में। तो ये सीरीज को याद आप रख सकते हैं। क्या है? रोपमुझ, कुछ इस तरह से ये अपना नियम बना लीजिए। बिहार में 1857 के विद्रोह विभिन्न नगरों में विस्फोट का क्रम जो है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर एवं जगदीशपुर है। आइए देखते हैं पहले ये टोटल, यहाँ देखते हैं। कह रहा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। कुकी, नायकादा, अच्छा ठीक है, नायकादा भी है, खोंड, उराव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन तो बी ही है, खोंड हो जाएगा। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये जो है मानव बलि प्रथा का जो विद्रोह किया था ये खोंड जनजाति था। तो खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा का निषेध करने के क्रम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो ये हो जाएगा आंसर कृषक और मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, ठीक है। तो ये सी में है 2 एवं 3, ठीक ना। तो व्याख्या देखते हैं। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था, ठीक है। कृषक भी इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एच एस ऑलकॉट। व्याख्या है यहाँ पे। तो ये जो आपका है एच एस, ठीक है ना, यहाँ पे छूट गया है। एच एस ऑलकॉट 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के रूप में, तो ये देखने वाला व्यक्ति जो था महात्मा गांधी, ठीक है ना। चलिए इस समय 5वां ऑप्शन नहीं रखे हैं फिलहाल, थोड़ा सा क्या उसको कहते हैं अल्टर टाइप का लगता है, उस वक्त नहीं था इसीलिए, ठीक ना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के हिंदू और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवतार के रूप में देखा है जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा।
तो आगे का क्वेश्चन जो भी रहेगा इधर प्रीवियस का दोस्तों, तो जिस वक्त पांचवा ऑप्शन नहीं था बिना पांचवा ऑप्शन के ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करे। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, 2 है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, 3 है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, 4 है गांधी जी की गिरफ्तारी। निम्नलिखित कोटों से अपना उत्तर चुने। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो ये लगातार इसी क्रम में हुआ था, ठीक है ना। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। यही क्रम में है, ठीक है। तो ये 5 फरवरी 1922 को एक जुलूस पर गोली बारी से जनता उत्तेजित हो उठी तथा पुलिस पर हमला बोल दिया। फलता 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनायतुल्लाह मशरिकी, मौलाना हसरत मोहानी। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। जहाँ तक लगता है ये अबुल कलाम नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान होना चाहिए, ठीक है। नीचे आपका आंसर तो है ही। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने की थी। समय अवज्ञा आंदोलन में इस संगठन ने पश्चिम उत्तर प्रांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, एस.एस. डांगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मानवतावादी साम्यवादी मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो एम.एन. राय हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। तो वही एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। तो ये ध्यान रखना है। शॉर्टकट का फुल नेम भी कभी कभी देता है, होता है क्या, जिसके पढ़ते रहते हैं बहुत सारे सेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी है बैंकिंग ये सब में तो कम ही होता है ये क्वेश्चन। हाँ, तो शॉर्टकट नाम पढ़ते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है प्रयोग के तौर पर फुल नाम दे दिया जाता है, और बच्चे पढ़ते पढ़ते ये शॉर्टकट का नाम का मतलब भी जानना नहीं चाहते हैं, तो नाम मिलते हुए भी आप उसको टिकअप नहीं कर पाइएगा, होता है ये कॉमन ईयर, ठीक है ना। तो मानवेंद्र नाथ राय या एम.एन. रॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924 में, 1927 में, 1926 में, 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक देशी रियासतों में स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। अंततः 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न रियासतों ने 700 प्रतिनिधियों को भेजा था। तो ये हुआ 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी हो रहा है आंसर, है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथनीय और दूसरा कारानार है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनीय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारानार है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो आखिर कारण क्या था? तो कारण था कि एक तो सही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 भारत आंदोलन से पृथक रहा, लेकिन इसका ये विचार नहीं था कि इस आंदोलन से स्वतंत्रता में देरी होगी। तो ये ऑप्शन सी दिया जा रहा है ना। करा है, गोवलकर का आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल पृथक रहा था, और सितंबर 1942 में गोवलकर ने स्थानीय निकायों का विधायकों एवं सरकारी सेवाओं में कार्यरत हिंदू महासभा के सदस्यों का आह्वान किया, वे अपना रोजमर्रा का काम करते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, यात्रा भगत, एम.एन. रॉय। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु जो थे आनंद पांडे थे, आनंद पांडे, ऑप्शन बी, ठीक है।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका बी, भागलपुर राजमहल। क्या है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये आंसर होगा भागलपुर राजमहल। आइए हाँ, तो ये नीचे देख लेते हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एको, ये भी पूछा जाता रहता है, नाम से जाना जाता था, जो संथाल बाहुल्य थे। 1855-56 में संथालों ने इस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में आंदोलन किया। तो संथालों ने जहाँ आंदोलन किया उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो प्रयोग बस क्वेश्चन में इसी प्रकार से कुछ होते रहता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पास हुआ। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य रखने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों से करें। 1 एवं 2, 1 एवं 4, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 4। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर है, धार्मिक असुविधा कानून और सती निषेध रेगुलेशन 1856 में पास होने वाला कानून में से है। तो 1 एवं 2 है ना, ठीक है। तो 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में, और यहाँ पे आपका ऑप्शन तो है ही, धार्मिक असुविधा कानून एवं सती निषेध रेगुलेशन 1856 में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1772 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो ये 74 या 76 यही तो है, ठीक है, 74 में ही हुआ था। 1774 में बिहार बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था। बंगाल की परिषद ही बिहार की परिषद थी। बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में प्रभावी हुआ था। तो वहीं पे देखना है कि बंगाल बिहार एक साथ था, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंदर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो 1774 में बंगाल के साथ ही था, तो उसी अनुसार इसको मानना होगा। ये 40वीं यूपीएससी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। व्याख्या, लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के समाज सुधारक कहते थे। ये लोकहितवादी, तो ये क्या आपका होगा? गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनबेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, नाडार। दक्षिण तमिलनाडु में नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण ही है, ठीक है। 1899 में तिरुनबेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनबेली में महादंगे हुए थे? तो ये नाडार जनजातियों के कारण, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, और 4 है उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करें। केवल 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 3। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों तथा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924 में। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 1928 में भगत सिंह ने इनका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट। और डी ऑप्शन में एनी बेसेंट है, तो आंसर तो यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो यही
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट है, जो 1917 में कोलकाता परिषद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने आगे देखते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो जितने भी प्रकार की स्थापना हुई है समाज की, वो जरूर पूछा जाता है। तो ये ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1877 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार से आज का हमारा 40वीं यूपीएससी से रिलेटेड जो भी है वो हो गया। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बनते रहें, वीडियो आता रहेगा।